हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर अप्रिशिएटिंग द प्रीवियस लेक्चर्स। 4 सेशन हमने करे थे, तो आप उन सेशंस को आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू एवरीवन। तो ये सेशन 5 है, लूसेंट जर्नल साइंस की समरी है। ये समरी आपने पढ़ ली तो बुक पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इवन आपको साइंस में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो हमारा हीट, टेम्परेचर एंड लाइट है। UPPSC के लिए, BPSC के लिए, जितने भी स्टेट के एग्जाम हैं आपके, सबके लिए ये यूजफुल होगा। अपर एग्जाम हो या लोअर एग्जाम हो, सबके लिए ये यूजफुल होगा। तो आप इसको देख सकते हो। CDS और CAPF के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। तो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उसकी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है और कोल्डनेस है वो कितनी है, तो वो उसका टेम्परेचर होता है कि बॉडी की जो डिग्री है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, तो वो उसका टेम्परेचर होता है। तो जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, जिसको हम जूल कहते हैं, वो होता है वर्क अपॉन हीट। वर्क अपॉन हीट होता है। तो इसको अगर हम जूल पर किलो कैलोरी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4186 जूल पर किलो कैलोरी। और किलो कैलोरी को जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4.186 हो जाएगा। तो ये आपका 1000 से डिवाइड हो जाएगा। किलो को जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ जो होता है उससे डिवाइड हो जाएगा। और अगर जूल को बेसिकली ये क्या है, जूल इसको इसमें ये जो फॉर्मूला है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जूल पर किलो कैलोरी को आप जूल पर कैलोरी से अर्ज पर कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी क्या वैल्यू आती है। तो कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि आपको इतने जूल गिवन है तो अर्ज पर कैलोरी में कितना होगा। तो जूल को अगर अर्ज में कन्वर्ट करते हैं तो 1 जूल को होता है आपका 10⁻7 अर्ज। तो इस जो सिंबल है उसे कंफ्यूज मत होना, ये 10⁻7 का सिंबल है। ये जो है ये 10⁻7 का सिंबल है। तो ये होता है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 4.186 जूल जो है वो काम करना होगा, तब आपकी 1 किलो कैलोरी जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी। तो मतलब आपको कितना काम करना होगा, 4.186 जूल काम करना होगा, तब आपकी 1 किलो जो कैलोरी है वो प्रोड्यूस होगी। तो इतना वर्क करने पे इतनी कैलोरी प्रोड्यूस होगी। तो SI यूनिट क्या होती है हीट की, तो एग्जाम में आ जाता है SI यूनिट क्या होती है। तो SI यूनिट होती है हीट की जूल, और CGS यूनिट होती है कैलोरी। तो अगर कोई भी आए, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CGS यूनिट ऑफ हीट, तो अगर आपको जूल भी दे रखा हो और कैलोरी भी दे रखा हो तो CGS आपकी क्या होगी, कैलोरी। तो ये आप ध्यान रखना। अब कैलोरी क्या होता है कि किसी भी जो बॉडी है उसका जो मतलब अगर आपको टेम्परेचर रेज करना है, सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर का बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम आपके पास वाटर है और उसका जो टेम्परेचर है आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो है रेज करना है। सपोज अगर अभी 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उसको आपको 15 डिग्री करना है, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। तो 1 ग्राम वाटर का जो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होती है, जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैलोरी क्या होता है, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री रेज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कैलोरी कहते हैं। अब इंटरनेशनल कैलोरी क्या होते हैं, इंटरनेशनल कैलोरी कुछ नहीं है, जैसे इसमें तो एक बेसिक है कि 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को रेज करने में है। इंटरनेशनल कैलोरी में है कि वो जो टेम्परेचर है फ्रॉम 14.5 टू 15.5। तो इसको जो रेज करने में जो आपको 1 ग्राम ऑफ वाटर को जो हीट चाहिए होती है वो इंटरनेशनल कैलोरी होता है। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको हम BTU बोलते हैं, तो वो होता है कि जैसे आपका जो MKS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है, तो उसी में ये है कि जो ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, तो इसमें जो ब्रिटिश यूनिट्स होती हैं उसमें आपका किलोग्राम की जगह क्या होता है, आपका पाउंड होता है, और डिग्री सेल्सियस की तरह की जगह हम किससे मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट से। तो वही है कि 1 किलोग्राम की जगह क्या, 1 ग्राम की जगह क्या हो गया, पाउंड। 1 पाउंड को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है।
अब थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर एक ऐसे प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जिसमें एक ऐसा सब्सटेंस यूज करते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। मतलब उसकी जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर पे। मतलब थर्मामीटर एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है कि एक ऐसे सब्सटेंस का यूज किया जाए जिसका वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो। मतलब कोई भी, जैसे सपोज आ गया कि मरकरी, तो मरकरी का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से जो मरकरी का एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम, तो वो डिपेंड हो। तो ऐसे प्रिंसिपल पे जो है थर्मामीटर काम करता है। लिक्विड थर्मामीटर हमारे कौन कौन से होते हैं? तो लिक्विड थर्मामीटर में हमारा मरकरी और अल्कोहल दोनों यूज होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि लिक्विड थर्मामीटर में जो है सिर्फ मरकरी यूज होता है, मरकरी और अल्कोहल यूज होता है। तो अल्कोहल का काम इसलिए है कि अल्कोहल जो है वो काफी ज्यादा -डिग्री के टेम्परेचर जो है वो आपके मेजर कर लेता है। तो जहां आप ज़्यादा ठंड होती है और जहां जो मर्करी है वो फ्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वहां जो है अल्कोहल थर्मामीटर का जो है यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। तो अल्कोहल थर्मामीटर वो वहाँ यूज़ करा जाता है जहां टेम्परेचर जो बिलो है -40 डिग्री सेल्सियस हो। तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -115 डिग्री सेल्सियस। तो इससे नीचे जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि खुद का उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, इसके बाद तो वो जम ही जाएगा ना, फिर इससे नीचे क्या काम करेगा। तो इससे नीचे वो काम नहीं करता है। तो उन डिवाइसेस का लिए यूज किया जाता है जहाँ -40 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो मर्करी थर्मामीटर है, तो ऑब्वियसली जो घर में आप जो क्लिनिकल थर्मामीटर जितने यूज करते हैं वो सब मर्करी थर्मामीटर ही होते हैं, जो आपका बुखार नापने के लिए यूज करते हैं। तो वो ऑपरेशनल होता है आपका 30 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस। तो इतने सेल्सियस टेम्परेचर तक जो है आपका मर्करी थर्मामीटर जो है वो काम करता है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर जो वही जो आपका छोटा सा थर्मामीटर होता है जो आप बुखार नापने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। बेसिकली आपका बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए यूज होता है। उसका जो एक लोअर फिक्स पॉइंट भी होता है, अपर फिक्स पॉइंट भी होता है। तो अगर किसी के आसपास थर्मामीटर रखा हो तो उसको देखना कि उसका जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो अराउंड जो है 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, और अपर जो फिक्स पॉइंट होता है 43 सेल्सियस के अराउंड होता है। तो इसी बीच जो है आपका मेजर होता है। तो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इससे कम ही आपका 95 से शुरू होता है। ये 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो यहाँ हो गया आपका 98.6 आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर होने लगता है तो आपको मतलब आपका बॉडी में हीट है, आपको फीवर है। तो ये जो है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। तो आप इसकी रेंज ध्यान रख सकते हैं। कभी कभी रेंज आ सकता है जैसे 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट की क्या होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की, और डिग्री सेल्सियस में तो कर ही लेना। कोई भी एक याद हो जाए, आगे हम फॉर्मूला एक पढ़ेंगे कि डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो कोई भी एक याद कर लेना, बाकी अगर जो भी आए तो उसको कन्वर्ट कर लेना। फिर दूसरा होता है गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर बोलते हैं इसको। और ये जो है वो 350 डिग्री सेल्सियस तक तो जो मर्करी थर्मामीटर है वो काम करता है, लेकिन उससे ऊपर जो मर्करी थर्मामीटर है वो काम नहीं करता है। तो उसके लिए जो हम गैस थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो इसमें जो है टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सेल्सियस जो है वो आराम से मेजर किया जा सकता है। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आराम से मेजर किया जा सकता है। तो और इस आराम से किया जा सकता है। तो ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। लेकिन अगर इस गैस जो थर्मामीटर है उसमें हाइड्रोजन की जगह अगर आप इसको नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दें, तो आप जो है वो टेम्परेचर आप कितना मेजर कर सकते हैं? 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि गैस थर्मामीटर कैन मेजर द टेम्परेचर अप टू 500 डिग्री सेल्सियस इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन विद विच गैस, तो सो दैट गैस थर्मामीटर कैन मेजर अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो आपको
लिक्विड ऑक्सीजन दे दिया जाए या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाए, नाइट्रोजन दे दिया जाए, कुछ इस टाइप से दे दिया जाए। तो आप यहाँ ध्यान रखना, हाइड्रोजन को अगर नाइट्रोजन से जब रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा 1500 डिग्री सेल्सियस तक मेजर कर सकता है। तो यहाँ तक आपको चीजें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, यूज द कमेंट बॉक्स, आप उसमें आराम से लिखिए कि आपको क्या डिफिकल्टी आ रही है, क्या कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ सजेशन देने हैं आपको, तो यू कैन यूज दैट कमेंट बॉक्स और आप मुझको बताइए। कोशिश हमारी यही है कि इसको हम इतनी अच्छे से पढ़ें कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। ये आपको कोई, हम ना आपको 11th क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, ना 12th क्लास की तरह पढ़ा रहे हैं, ना 10th क्लास की तरह, ना आपका ये बीएससी की क्लासेस चल रही हैं, ग्रेजुएशन की क्लासेस चल रही हैं। दिस इज प्योरली फॉर एग्जाम। ये आपका सिर्फ प्योरली एग्जाम्स के लिए, एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाती है और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि ऐसे पढ़ाने को तो बहुत कुछ है। आप क्लीनिंग का थर्मामीटर है, मैं उसका डायग्राम पढ़ाने लगूँ आपको और सारा मैकेनिज्म पढ़ाने लगूँ, कैसे एक्सपेंशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है, क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है ना। वो जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें क्या पढ़ना है, वो चीज़ पढ़नी है जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो हम उन्हीं चीज़ों को टारगेट करेंगे। थीसिस, थ्योरीज और बोर्ड्स के एग्जाम नहीं दे रहे हैं और ग्रेजुएशन के एग्जाम नहीं दे रहे हैं। यहाँ बीएससी फिजिक्स नहीं चल रहा है आपका, तो आपको जो है सब कुछ हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे विच इज रेलेवेंट फॉर द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मामीटर। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर क्या है, जो ये मेजर करता है वेरी वाइड टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज कितना हो गया, -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब माइनस में भी बहुत ज़्यादा है ये और पॉजिटिव में भी। तो कम से कम ये 1400 डिग्री सेल्सियस जो है रेंज जो है वो मेजर कर लेता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वाइड रेंज जो मेजर कर सकता है वो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है। जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है, जो उसकी जो वैल्यू होती है, मतलब वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है, वो बहुत आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट मिलेगी। मतलब बिल्कुल एकदम सही। मतलब अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर से नापते हैं तो आपकी रीडिंग गलत हो सकती है, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर से कोई चीज़ नापते हैं तो वहाँ जो आपको वैल्यू मिलेगी वो एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट मिलेगी। तभी ये वाला जो थर्मामीटर है वो एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम आता है। क्यों, मतलब जैसे कैलिब्रेशन करते हैं, जैसे आपका ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, इससे कोई बॉडी है, कुछ है, आपने उसका टेम्परेचर नापा, तो समझो उसका टेम्परेचर है 600 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास कोई और थर्मामीटर है, आप उससे ना, जैसे गैस थर्मामीटर है, आप उससे नाप रहे हैं, तो आपको कुछ फ्लक्चुएशन दिखी यहाँ रीडिंग्स में, तो आप जो है गैस थर्मामीटर को जो कैलिब्रेट करेंगे वो पीआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे, प्लेटिनम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये पीआरटी जो है वो मतलब स्टैंडर्डाइज करने के लिए अदर थर्मामीटर को यूज होता है। तो इट इज यूज टू स्टैंडर्डाइज अदर थर्मामीटर, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर टोटल रेडिएशन पायरोमीटर क्या है, ये बेसिकली जो भी आपकी बॉडीज हैं, जितनी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जैसे स्टार्स हो गए, सन्स हो गए, इन सब के टेम्परेचर को नापने के लिए ये रेडिएशन यूज होता है। तो आप यहाँ देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर is used to measure the maximum temperature या फिर highest body या hottest body, इस टाइप से कुछ याद आए, मतलब एग्जाम में आए, तो यहाँ ध्यान रखना टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये स्टार, सन एक्सेट्रा जितनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके टेम्परेचर को मेजर करने में हेल्प करता है। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है कि विदाउट टचिंग द बॉडी, मतलब ऑब्वियसली सन को तो आप ऐसे टच करके तो उसका मेजर नहीं कर सकते हो ना, तो बेसिकली उसमें से जो रेडिएशन निकलती हैं उसके बेसिस पे जो है आप टेम्परेचर मेजर करते हो। तो विदाउट टचिंग द बॉडीज यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द टोटल रेडिएशन टेम्परेचर। तो ये जो है आपका हो गया। ओके, तो वेरियस स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट होते हैं, जैसे आपका सेल्सियस स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, र्यूमर स्केल हो गया, केल्विन हो गया, रैंकिन हो गया। तो ये सब जो है आपके वेरियस मेजर स्केल होते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन बहुत आता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो आप सीधे से ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि एक रीडिंग होनी चाहिए कि कितने को कितने में कन्वर्ट करना है, उसका एक लोअर पॉइंट होना चाहिए अपॉन
एक अपर पॉइंट होना चाहिए, फिर एक लोअर पॉइंट होना चाहिए, मतलब अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट और एक कांस्टेंट वैल्यू। तो ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। सपोज आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपकी रीडिंग क्या हो गई, डिग्री सेल्सियस रीडिंग हो गई। तो यहाँ मतलब कोई भी अगर वैल्यू ले लो, 32, 34, जो कोई भी वैल्यू ले लो, तो आपकी ये हो गई रीडिंग। फिर उसके बाद जो है डिग्री सेल्सियस का जो लोअर फिक्स्ड लिमिट होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन अपर फिक्स लिमिट कितनी होती है, वो होती है 100। अब ये देखा ना, स्केल्स होते हैं, सबसे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री, फिर अपर जो होता है 100, 0 पे जो है आपका फ्रीज हो जाता है, 100 पे आपका बॉयल हो जाता है। ऐसी फ़ारेनहाइट में 32, यहाँ 212, रेमर में 0, फिर यहाँ 80, केल्विन में 273, फिर यहाँ 373, रैंकिन में इस टाइप से। तो आप यहाँ इसको देखेंगे तो 0 डिग्री, तो इसकी लोअर फिक्स लिमिट क्या हो गई, 0 डिग्री, मतलब 0 पे ये फ्रीज हो जाता है, 100 पे बॉयल हो जाता है, तो ये 0 डिग्री हो गई, अपर हो गई 100 और फिर हो गई लोअर 0। फिर उसके बाद ऐसी हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको उसमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में पहले हम रीडिंग लिखेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कितने भी जो वैल्यू आएगी, फिर उसकी लोअर क्या हो गई 32, फिर अपर क्या हो गई 212, फिर लोअर हो गई 32। तो इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, C/100 F-32 अपॉन 180। अब यहाँ से ये कट गया, ये 5, ये 9 हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला क्या बना, C/5 F-32 अपॉन 9। यही फॉर्मूला याद करते हो ना आप, ये किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो यही फॉर्मूला याद करते हो ना। तो अब इसको ऐसे याद रखना, मतलब कहीं मतलब अगर भूल भी जाओ कभी कि क्या होता है तो एटलीस्ट आपको निकालना तो आ ही सके। मतलब रीडिंग माइनस LFP अपॉन UFP। और ये अब देखो, अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करके देखें तो डिग्री सेल्सियस 0 हो गया, यहाँ 100 हो गया माइनस 0। अब केल्विन में केल्विन की जो आपकी लोअर लिमिट है कितनी होती है, 273। यहाँ आप देख रहे हो ना, लोअर लिमिट 273 लोअर लिमिट हो गई। फिर यहाँ कितना हो गया, अपर लिमिट कितनी होती है 373 माइनस 273 लोअर लिमिट। तो ये 373 अपॉन माइनस 273 कितना हो गया, ये 0/100 हो गया, K माइनस 273, और ये कितना हो गया, ये भी 100 हो गया। 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू K माइनस 273। अगर आप डिग्री सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो, अगर आपको तो इसमें कैसे निकालेंगे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है आपको, अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, 0 K माइनस 273, तो ये इधर चले जाएगा तो K कितना हो जाएगा 273। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है 273। अब ये तो सबको ही पता होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 273 केल्विन, ये तो सबको ही पता होगा कि ये इतना होता है। लेकिन कभी एग्जाम में नहीं याद रहे कोई चीजें, और मतलब तुक्के लगाने से अच्छा तो थोड़ा फॉर्मूला अगर याद रहता है, कुछ बेसिक याद रहता है, तो आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। मतलब रटने की जरूरत नहीं है, रटा जा सकता है, नो डाउट रटा जा सकता है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जैसे रटने में भूल जाते हो, तो एक थोड़ा बेस पता रहता है तो चीजें आसानी से इधर उधर से निकल जाती हैं। सो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, एवरीवन नोज दिस, लेकिन अभी हमने निकाल लिया कि ये कैसे आता है। अब क्या है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, जो आपका लोअर मोस्ट टेम्परेचर होता है, जो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज एब्सोल्यूट जीरो। तो 0 केल्विन जो है वो आपका माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा 273 केल्विन। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द रूम कितना है 227 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप ध्यान रखना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग 100, अगर इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो 0
32 है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, बताइए फॉर्मूला क्या था, C/5/F-32/9। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने का। अब ये वाली अगर टेबल भी अगर आपको याद है ना डिग्री सेल्सियस वाली, तो आप फ़ारेनहाइट और केल्विन तो अपने नाम से निकाल लोगे, तो इसको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक भी टेबल याद है तो दूसरी आप आराम से निकाल लोगे। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ हीट, जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सब्सटेंस, 1 किलोग्राम के सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, ये ध्यान रखना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन जो है आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आप वेपराइजेशन और फ्यूजन में जो है वो कंफ्यूज मत हो जाना। फ्यूजन इज फॉर सॉलिड टू लिक्विड। तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड 1 किलोग्राम सब्सटेंस जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब लेटेंट हीट ऑफ आइस क्या होता है? आइस मतलब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, मतलब आइस को जो वाटर में चेंज करने के लिए जो आपको लेटेंट हीट चाहिए होती है वो होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो अब कैलोरी को आप जूल पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कैलोरी को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्राम को जब किलोग्राम में करेंगे तो 10⁻3, तो ये मल्टीप्लाई होके आपका कितना आ जाएगा 336 इंटू 10⁻3 जूल पर किलोग्राम। तो अगर लेटेंट हीट, वैसे बताए यही आता है, ये वाला आता है कैलोरी पर ग्राम, तो आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है। जूल पर किलोग्राम भी आ सकता है। तो देखिए जैसे आइस है, आइस से वाटर है, फिर वाटर से वेपर है, तो आइस की जो लेटेंट हीट है आइस को कन्वर्ट करने के लिए 80 किलोग्राम पर ग्राम हीट आपको चाहिए होगी। मतलब इससे आप ये निकाल सकते हैं कि एक पूरा प्रोसेस है, उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए जो है आपको 80 कैलोरी पर ग्राम जो हीट रिक्वायर्ड होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस from liquid to gas state without changing the change of temperature at its boiling point। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस को जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या होती है 536 कैलोरी पर ग्राम। अगर इसको हम जूल पर केजी में करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा 2250 इंटू 10⁻3। तो जूल पर कैलोरी में कुछ नहीं करना है आपको, जैसे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे आप यहाँ ध्यान रखना। तो 536 कैलोरी पर ग्राम। तो आइस को इतने में कन्वर्ट करेंगे तो इसको प्लस कर लेंगे, तो वेपर तक कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट की रिक्वायर्ड होगी वो इतनी की जरूरत होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो एग्जाम में आता है तो आप थोड़ा, आपको ये कंसेप्ट थोड़ा वो लग रहा होगा, थोड़ा प्योरली फिजिक्स का हो गया, तो अब इतना कुछ ध्यान रखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको एडिशन करने के लिए आ सकता है कि इससे इतने में सॉलिड से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट में करने में कितना टाइम, वो कितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है। तो आप सिर्फ ये याद रख लेना, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर कितना होता है 536 कैलोरी पर ग्राम। तो ये दो चीजें आप जो है याद रख लेना, बाकी तो सब सही है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जैसे सॉलिड हो गया आपका वैक्स और सल्फर, तो जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट है जो सॉलिड हो गया, जैसे वैक्स हो गया, सल्फर हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट आपके जितने सॉलिड होते हैं, जो वैक्स और सल्फर हो गया, इनका ऐसे होता है। लेकिन जैसे जो मेल्टिंग पॉइंट जैसे आपके आइस हो गया, गैलियम हो गया, इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा।
तो ये सॉलिड का आप यहाँ ध्यान रखेंगे। तो इन दोनों का अलग अलग होता है। सारे सॉलिड जो है एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो आप जो है इन दोनों केसेस को ध्यान रखेंगे। जो अब किसी भी चीज में अगर इम्प्योरिटीज डाल दो तो उस पे मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इम्प्योरिटीज डालने पे डिक्रीज होता है। तो अगर आपने किसी चीज में इम्प्योरिटीज ऐड करी या ऐड करी तो आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। आप जैसे बर्फ होती है तो बर्फ को जिससे वो जल्दी ना पिघले, जहाँ आपने देखा होगा जैसे कहीं देखा होगा बर्फ की जो सिल्लियां होती हैं बड़ी बड़ी, या फिर जैसे जो आइसक्रीम्स के जो स्टोर बॉक्स होते हैं तो उसमें क्या होता है जब उसको पूरा मतलब आइस आपने देसी वाले जब देखे होंगे उसमें होता होगा कि जो वो ठेले वाले होते हैं तो उसमें वो आइस क्यूब मतलब जो होती हैं बर्फ की सिल्लियाँ वो कुटी हुई आइस होती है तो उसके साथ वो नमक मिला देते हैं। उससे नमक मिलाने का क्या मतलब होता है कि जो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर रहे हैं, जो वो बर्फ जो है वो काफी देर तक वहां स्टे करती रहे और जल्दी से मेल्ट ना हो। तो यही इम्प्योरिटीज मिलाने से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। तो सॉल्ट जब आप ऐड करोगे आइस के अंदर तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है उसका -22 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यही जो कंसेप्ट होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ऑन एडिंग द इम्प्योरिटीज, ऑन एडिंग इम्प्योरिटीज what will be the effect on melting point? What will be the effect on melting point? तो on adding impurities जो melting point क्या होगा, it will decrease। तो यहाँ दे दिया जाएगा stay the same, decrease, increase, no effect। तो इस टाइप से जो आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आप यहाँ ध्यान रखना impurities ऐड करने पे जो melting point है वो decrease होता है। अब नेक्स्ट बात आई, मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बात हमारी किसकी आई, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है राइज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को राइज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज होता है। इंप्योरिटीज ऐड करने पे भी हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो अगर किसी चीज में आप इम्प्योरिटीज ऐड कर देंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होता है। अब कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेपर इनटू लिक्विड। वेपर को लिक्विड में ट्रांसफर, देखिए अब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने क्या होता है, वेपराइजेशन। वेपर से लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है, कंडेंसेशन। तो वेपर से लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए कंडेंसेशन होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड को सॉलिड में ट्रांसफर करने के लिए। फ्रीजिंग क्या हो गया, जैसे सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होता है मेल्टिंग से, मतलब ये हो गया आपका बॉइलिंग से, ये आपका मेल्टिंग से होता है। लिक्विड को सॉलिड में ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या होता है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग का अपोजिट और ये बॉइलिंग का अपोजिट, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप सॉलिड से लिक्विड इज अ नॉर्मल प्रोसेस, इसकी फ्रीजिंग करने के लिए जो ये मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड टू वेपर इज अ नॉर्मल प्रोसेस, और इसको कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम वेपर टू लिक्विड इट इज कंडेंसेशन। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कंडेंसेशन और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। अब कोई भी जगह है उसका सबसे कंफर्टेबल क्लाइमेट क्या होता है। तो कंफर्टेबल क्लाइमेट क्या होता है, टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। आप देखिए अब जैसे मुंबई है, मुंबई में अगर ये टेम्परेचर अटेन हो रहा है तो क्लाइमेट अभी कंफर्टेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो क्लाइमेट है आपका कंफर्टेबल कैसे हो। तो ह्यूमिडिटी भी जो आपकी है 60% से 64% के बीच में होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है कि किसी भी एयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, वाटर वेपर कितना है अपॉन
रिक्वायर्ड वाटर वेपर, और कितने की जरूरत है, कितना है और कितने की जरूरत है, इसी का खेल है सब। तो यही रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अपॉन रिक्वायर्ड वाटर वेपर। तीसरी चीज क्या, स्पीड ऑफ विंड क्या होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आंधी तूफान चल रहे हैं, बहुत हवाएं चल रही हैं, पेड़ वेड़ उखड़ जा रहे हैं, साइक्लोन के आने की है कि मतलब अरेबियन सी से साइक्लोन आने वाला है, तो वो भी कंफर्टेबल क्लाइमेट नहीं होगा ना। तो स्पीड ऑफ विंड क्या होनी चाहिए, 0.015 मीटर पर सेकेंड टू 0.1417 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द विंड। ये कोई नहीं पूछेगा, इतने कोई नहीं पूछेगा ये वाला, लेकिन एक नॉर्मल टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछा जा सकता है, या फिर फैक्टर पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर द कंफर्टेबल क्लाइमेट। तो कंफर्टेबल क्लाइमेट के लिए आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर 23 से 25, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एंड थर्ड थिंग इज द स्पीड ऑफ द विंड। ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो ये आप ध्यान रखना। इतना कोई टेक्निकल नहीं होना है, इतना कुछ ऐसे नहीं है, बेसिक चीजें हैं, लाइफ साइंस के ऊपर आती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर चीजें आपके आती हैं, क्या आप देखते हो, क्या आप महसूस करते हो, तो ये सब साइंस में आता है। इतना ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है, हम लूसेंट से जो मतलब होगा हम सब पढ़ लेंगे और वही सब हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना साथ में, इट्स मोर देन सफिशिएंट। हाँ, तो ये 60 डे प्रीलिम्स कोर्स है 2022 के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 5 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है ये, तो ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2021 का कोर्स था उसे डायरेक्ट 84 क्वेश्चन जो है प्रिडिक्ट हुए थे। आप नीचे एक PDF होगी, वहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मीन्स डेली आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम चल रहा है, हम रोज एक आंसर करते हैं, तो एक आंसर को करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो यू हैव टू गिव योर 15 to 20 मिनट्स फॉर मेंस, और प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स के बाद जो है हम अपना टाइम बढ़ा देंगे, तो 15 to 20 मिनट्स है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी जो है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, और आपका टाइम भी जो है ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगा। आप ये देख सकते हैं कि जो आप GS पेपर 1 था 2021 का, वहाँ से डायरेक्ट 10 क्वेश्चंस आए थे, तो हम नीचे PDF होगी, वहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइट। हीट एंड टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लाइट, रोशनी। ओके, लाइट क्या होता है? तो लाइट क्या होता है? लाइट एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंखों को विजिबल हो पाता है। तो एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज जिसकी वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, वो जो है वो लाइट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी के लिए जो उस पर लाइट पड़नी चाहिए वो अप टू 1/6 सेकेंड पड़नी चाहिए, तभी आपको वो ऑब्जेक्ट जो है विजिबल हो पाएगा, अदरवाइज आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। तो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ द लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में होती है? वैक्यूम में, और ये इतनी होती है। अगर मीडियम जैसे जैसे डेंसर होता जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्मॉलर होती जाएगी वैक्यूम से। ज्यादा मीडियम डेंसर हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम से कम हो जाएगी। डरो मत इन सारी टर्म्स को देख के, डेंसर को देख के आधे लोगों के सांस फूल गई होगी कि क्या है ये डेंसर थोड़ी देर में रेयर पढ़ाने लगोगे, वैसे ही इतना दिमाग खराब होता है साइंस पढ़ के। तो डरो मत, अभी सब समझ में आ जाएगा, और नहीं भी समझ में आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इस तरह से देखेंगे कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मार्क्स फैच करने हैं ना, ज्यादा मतलब कंसेप्ट जितना समझ में आ जाए ठीक है, मार्क्स फैच करने हैं, तो मार्क्स हम फैच कर लेंगे। ये मतलब इसी सेशन में हम मार्क्स फैच कर लेंगे, ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट क्या बोला था मैं? वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, वैक्यूम में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸। मीडियम आपका डेंसर होता गया, जैसे वाटर है तो उसमें और कम होती गई, ऑयल है उसमें और, ग्लास में और, रॉक सॉल्ट है उसमें और, नायलॉन में है उसमें और। तो इस तरह से आपको जो है इसमें ऐसे लगाने के लिए आ सकता है कि इसमें से कोई, इसमें जो है स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी।
अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो लाइट है वो आपकी सन से अर्थ तक पहुंचने में, जैसे सन है, सन अपनी रोशनी दे रहा है, वो अर्थ तक आ रही है, सन ने पहुंचाई रोशनी अपनी अर्थ को, तो अर्थ तक कितनी देर में आती है? 8 मिनट 19 सेकंड में। 8 मिनट 19 सेकंड में जो है सन से अर्थ तक जो है लाइट आती है। और जो मून से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती है? 1.28 सेकेंड। तो ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखना है। सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड, मून से जो है रिफ्लेक्टेड लाइट जो है पहुंचने में अर्थ तक 1.28 सेकेंड। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब लाइट के सोर्सेस क्या होते हैं, कहां कहां से हमें लाइट मिलती है? तो सन हो गया, स्टार हो गया, जितनी सारी सेलेस्टियल्स बॉडी हैं वो हमारे नेचुरल सोर्सेज होते हैं। बाकी आपको आर्टिफिशियल सोर्सेज तो सारे लाइट के पता ही हैं, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आर्टिफिशियल सोर्सेज तो पता ही है, दीज आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ द लाइट। सन हो गया, स्टार हो गया, जितनी सेलेस्टियल्स बॉडीज हो गया, तो दीज आर द नेचुरल सोर्सेज। जो सन है वो मतलब जब आप लाइट दे रहा है तो एक एनर्जी भी निकल रही होगी उसमें से, तो वो कितनी निकलती है? 4 × 10⁻26 जूल एनर्जी निकलती है पर सेकेंड टू अर्थ। मतलब जब अर्थ में वो अपनी रोशनी भेजता है 8 मिनट 19 सेकेंड में, तो हर सेकेंड में जो उसका वो एनर्जी जो अप्लाई कर रहा है वो इतनी एनर्जी अप्लाई करता है अर्थ के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब याद कर लेना इनको, जैसे ये याद कर लेना कितने सेकंड्स में पहुंचता है, ये याद कर लेना कितनी एनर्जी पहुंचाता है, तो ये सारी चीज़ें कुछ याद कर लेना। अब एक्लिप्स, दो तरह के एक्लिप्स होते हैं, सोलर होता है, एक लूनर होता है। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जैसे ये आपका सन है ये, फिर ये आपके चंदा मामा हो गए मून, फिर ये आपकी प्यारी सी अर्थ जिसके ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप छाया हुआ है। तो ये आपके सन हो गए, और ये मून हो गया, और ये अर्थ हो गया। तो व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, तो ये जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में जब आता है तो क्या होता है, जो मून की जो शेडो है वो अर्थ पे पड़ती है। तो मून की शेडो अर्थ पे पड़ी, तो मून की शेडो अर्थ पे पड़ी, तो ये होता है आपका सोलर एक्लिप्स। तो सोलर एक्लिप्स जो है अब ये होता है, मतलब मून जो है उसमें बीच में है। सोलर एक्लिप्स में ध्यान रखना, मून बीच में है, मून की शेडो अर्थ पे पड़ती है। सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब आपका फुल मून होता है। तो आपका जो पूरा जब चांद दिखता है आपको, तो जो है वो आपका फुल मून जो है उसमें आपका सोलर एक्लिप्स होता है। दूसरा क्या हो गया? लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या है, इसमें मून बीच में आ रहा था सोलर में, लूनर में क्या है, अर्थ बीच में आती है। When the earth comes between the sun and the moon, सन ये हो गया, ये हो गया आपका मून। अर्थ जो है सन और मून के बीच में आती है, और जो अर्थ की शेडो है वो मून के ऊपर पड़ती है। अर्थ की जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ती है, और जो मून है वो फिर छुप जाता है। तो वही हो गया, चांद छुपा बादल में, तो चांद जो है छुप गया। छुपा कब? जब आपका लूनर एक्लिप्स आया। तो अर्थ ने शेडो डाली मून पे और चांद छुपा बादल में, और ये आपका हुआ लूनर एक्लिप्स। तो चांद आपको दिखता नहीं है, रीजन ऑफ द मून इज नॉट विजिबल। ये कब होता है आपका? न्यू मून में नया नया चांद आता है तो चांद छुप जाता है, तो न्यू मून नॉट विजिबल। तो फेजेस ऑफ द मून होते हैं, न्यू मून दिख नहीं रहा है बेचारा, अर्थ ने छुपा दिया है इसको अपनी शेडो से। फिर इस तरह से क्रेसेंट हो गया, फर्स्ट क्वार्टर हो गया, वैक्सिंग हो गया, फुल मून हो गया, फिर उसका वेनिंग हो गया, थर्ड क्वार्टर हो गया। इस तरह से ये जो है मून के फेजेस हैं। तो इतना कुछ ध्यान नहीं है, ये सिर्फ ऐसी मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से ये फेजेस ऑफ द मून है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट क्या है कि
कोई भी आपका स्मूथ और सॉलिड सरफेस है, जब उस पे एक रे इंसिडेंट करती है लाइट की, तो वो एक रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो इसको जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब एक डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो सपोज ये आपका कोई प्लेन मिरर है, यहाँ आपने इस पर लाइट इंसिडेंट करी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हुई। तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थोड़ा है, ये आपने 10th और 12th में पढ़ा होगा सब लोगों ने, क्योंकि अभी तो इसका कोई महत्व है नहीं और ये पूछा भी नहीं जाएगा, तो ये आप देख लेना। तो ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो प्लेन मिरर जो है वो आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? रोज सब लोग अपना चेहरा सुबह सुबह उठ के देखते होंगे प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर क्या होता है? जब एक सरफेस, किसी भी मिरर का एक सरफेस जो प्लेन होता है, दूसरा सरफेस जो है एक शार्प और मेटेलिक पॉलिश होता है। तो कभी आपने कोई प्लेन मिरर देखा होगा, अगर वो फ्रेम में न लगा हो तो आपने देखा होगा आगे से तो वो प्लेन होता है, एकदम एकदम स्मूथ सरफेस होता है जहां से आप अपनी इमेज देखते हैं, और पीछे जो है उसके एक लेयर लगी रहती है। आप देखोगे सिल्वर सिल्वर कलर की एक लेयर लगी होती है, तो वो इसलिए लगी होती है रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि आप लाइट जाएगी, आप उस पे इंसिडेंट लाइट जाएगी, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी, तभी आप उसमें अपना चेहरा देख पाएंगे। तो वो एक मेटेलिक पॉलिश होती है, उसके पीछे पेस्ट होती है। तो वो मेटेलिक पॉलिश बेसिकली किसकी होती है? सिल्वर की या मरकरी की लेयर। तो सिल्वर की या मरकरी की लेयर होती है विच वर्क एज अ रिफ्लेक्टर। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। पहला कि जो प्लेन मिरर है उसके जो मेटेलिक पॉलिश होती है वो किसकी किसकी होती है? सिल्वर और मरकरी की। दूसरा यह है कि मेटेलिक पॉलिश का यूज क्या है? मेटेलिक पॉलिश क्यों यूज होती है? इट वर्क एज अ रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर की तरह जो है वो काम करती है। तो ये जो है प्लेन मिरर से रिलेटेड जो है आपके कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब प्लेन मिरर में जो है आपको इमेज कैसे बनती है? अब जैसे कोई शेव कर रहा है तो वो इधर कर रहा होता है तो उसको इधर लग रहा होता है, या फिर कुछ और, कोई अपनी आंख को आप इधर टच करो तो आपको इधर दिख रही होती है। तो ये सारी चीजें देखते हो ना आप प्लेन मिरर में। तो वो इसलिए ही होता है कि प्लेन जो मिरर है उसमें इमेज जो है हमेशा इमेजनरी बनती है और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड, तो मतलब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि अगर आपने ये एल लेटर ऐसे करके दिखाया प्लेन मिरर के सामने, तो आपको ये ऐसे करके दिखेगा। तो दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। ये मिरर है और ये आपको ऐसे करके दिखेगा। आप अपनी एक आंख पे इधर ऐसे उंगली लगाते हो तो आपको इधर की साइड दिखती है ना, तो बिकॉज ऑफ द लेटरल इन्वर्जन। तो ये जो है लेटरली इन्वर्टेड जो है आपको इमेज दिखती है। तो इमेजनरी इमेज दिखती है। जो ऑब्जेक्ट है और इमेज है दोनों सेम डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब अगर आप मिरर से अगर इतने 15 सेंटीमीटर पे कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट भी जो है वो आपको 15 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा। तो सेम डिस्टेंस होता है। इमेज जो इमेजनरी बनती है सेम साइज की बनती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एक आंख कितनी छोटू सी मतलब इतनी है तो इतनी छोटू सी दिख रही है, तो ऐसा नहीं होता है, सेम साइज की होती है। फिर तो भाई प्लेन मिरर का क्या ही मतलब यूज रह जाएगा, है ना। तो इमेजनरी बनती है, सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बढ़ती है और लेटरली इन्वर्टेड बनती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, इमेजनरी, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड। तो लेटरली इन्वर्टेड आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आ जाए कि विच व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस द प्लेन मिरर फॉर्म, तो यहाँ ध्यान रखना लेटरली इन्वर्टेड। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड। अगर कोई भी बॉडी अगर आपकी v स्पीड से मूव कर रही है तो जो इमेज है वो मूव करती हुई आपको दिखेगी 2v स्पीड से। तो अगर आप v स्पीड से मूव करते हैं तो आपको इमेज जो है 2v स्पीड से दिखाई देती है। अगर आपको अपने आप पूरी बॉडी देखनी है, मतलब आपका जैसे आपका फेस मिरर्स होते हैं तो उसमें आपकी पूरी बॉडी नहीं दिखती है, लेकिन कुछ जो आपके मिरर्स होते हैं आप उसमें अपनी फुल लेंथ बॉडी देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपको अपनी फुल लेंथ बॉडी देखनी है, मतलब कोई भी अगर आपको फुल इमेज देखनी है, तो आपका जो प्लेन मिरर होना चाहिए शुड बी एटलीस्ट द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की अगर फुल इमेज देखनी है, सपोज इफ
कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, 2 फीट का ऑब्जेक्ट है, 2 फीट का ऑब्जेक्ट है और आपको ये 2 फीट का ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा आपको मतलब मिरर में देखना है, तो आपको कम से कम जो मिरर है वो 1 फीट का चाहिए होगा। तो मतलब इट शुड बी हाफ, एटलीस्ट द हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तभी आप जो है उसमें फुल इमेज देख पाओगे। अगर आपका प्लेन मिरर जो है रोटेट होता है एंगल थीटा से, तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट होती है वो 2 थीटा से होती है। तो प्लेन मिरर अगर रोटेट थीटा से होता है तो रिफ्लेक्टेड 2 थीटा। अगर दो मिरर इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे से एंगल थीटा पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस उनके बीच में कितनी फॉर्म होती हैं, 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ थीटा कितना बीच में है, और 1। सपोज दो प्लेन मिरर हैं, अगर वो राइट एंगल पे हैं, जैसे ये प्लेन मिरर हो गया और ये प्लेन मिरर हो गया, 90 डिग्री का बीच में है, राइट एंगल पे इंक्लाइंड है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इन दोनों के बीच में कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, फॉर्मूला ये था हमारा 360 अपॉन 90 माइनस 1, 360 और 90 कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 3, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म्ड होंगी, 3 इमेजेस फॉर्म्ड होगी। अगर दो पैरेलल मिरर हैं तो उनके बीच में कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं, इनफाइनाइट। तो ये चीज जो है इसको यहाँ ध्यान रखना, तो इसको यहाँ ध्यान रखना कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसको यहाँ ध्यान रखना, अगर 2 पैरेलल मिरर हैं, पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो है इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस। बाकी तो आप ये सारे फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। आप इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डालेंगे तो फोकस पे आके मीट करती है। कॉन्वेक्स है आपका डाइवर्जेंट होता है, आप इधर साइड से लाइट देंगे तो ये डाइवर्ज होती है। तो इधर कॉन्वेक्स इज अ कन्वर्जिंग एंड कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग मिरर। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर तो होता है, लेकिन उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि वो डाइवर्ज होता है, डाइवर्ज होता है तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मतलब डाइवर्ज मिरर है तो इसका जो उसका फील्ड व्यू है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं कि आप जैसे ये मिरर है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से आपने लाइट डाली और फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, तो जो इसका फील्ड व्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जितने भी आपके रियर व्यू मिरर होते हैं, तो अभी आप जो है अपनी बाइक्स हो गए, अपनी कार्स हो गए, उनके में देखें ना, तो यहाँ रियर व्यू मिरर लिखा होता है, द ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर एज दे, तो आप यहाँ उसको देखेंगे तो रियर व्यू मिरर होते हैं उसमें। तो जितने भी आपके मोटर कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, उसमें रियर व्यू मिरर होता है, मतलब आपका फिर ज़्यादा फील्ड व्यू आपको दिखे, तो इस वजह से वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो पहला रीज़न क्यों यूज़ होता है, उसका वास्ट फील्ड व्यू होता है। तो इसीलिए जो है वास्ट फील्ड व्यू होता है, तो एज अ रियर व्यू मिरर यूज होता है वो आपके जितने भी आपके व्हीकल्स हैं। और दूसरा ये जो है रिफ्लेक्टिंग लैम्प के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा ना कि जब रोड्स हैं, रोड्स पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, कर्व्स पे लगे होते हैं, एजेस पे लगे होते हैं, रोड के जो डिवाइडर्स हैं उसमें लगे होते हैं, नियर द रोड्स एंड स्ट्रीट रिफ्लेक्टेड लैम्प्स। तो वो इसलिए ही लगे होते हैं क्योंकि लार्ज फील्ड व्यू मिरर होता है, तो काफ़ी सारा एरिया जो है आप उस मिरर में देख पाते हो। तो ऐसे ही जब आप पीछे जब आप रोड पे होते हो तो जो आपका रियर व्यू मिरर होता है तो उसमें काफ़ी दूर का जो फील्ड व्यू है आपको मिलता है, लेकिन कॉनकेव में जो है वो काफ़ी दूर का फील्ड व्यू नहीं मिलता है, तो इसलिए नहीं यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें मिलता है आपको काफ़ी दूर का, आपको मतलब जो ट्रक्स होते हैं, पीछे कितनी कार्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं, वो सब आपको आसानी से दिख जाता है और आपको जो है ड्राइविंग करने में ईजी रहती है। तो वास्ट फील्ड व्यू मिरर की वजह से इसको रियर व्यू और रिफ्लेक्टेड में यूज़ कर पाते हैं। मुझे लगता है अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रियर व्यू किस में यूज़ होता है। रटते रहते थे ना कि रियर व्यू किस में यूज़ होता है, इसमें ये कौन सा होता है, शेविंग वाला किस में यूज़ होता है। आगे हम शेविंग वेविंग भी पढ़ेंगे कि शेविंग मिरर और डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं वो सब। तो अभी इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो लाइट है वो डायरेक्शन चेंज करती है व्हेन पास फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। तो मतलब ऐसे होता है कि
जैसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब एक मीडियम है, जैसे पानी हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो इस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल, ये कंसेप्ट होता है। तो इतना मतलब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। तो ये यही आता है, क्वेश्चन यही आता है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में जो है रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो कहाँ यूज़ होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में होता है। अब जैसे क्या होता है कि टूवर्ड्स, जैसे आप यहाँ है, पानी में आपने कॉइन डाला तो आपको ना थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखता है, तो वो इसलिए ही होता है कि रेयर से डेंसर में जाता है, तो थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल की वजह से आपको जो है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवर द नॉर्मल, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको दिखते हैं। तो आपको जब आप कॉइन डालेंगे वाटर में तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। फिश जो है वाटर के अंदर जो है एक अपलिफ्टेड सी दिखती है, वो भी रिफ्लेक्शन की तरह वजह से दिखता है। एक जो आप रॉड होते हैं जब आप डालते हैं तो आप उसको, वो आपको थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखती है ना नीचे से, तो वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब जैसे सनराइज और सनसेट के टाइम में जो है आपको एक रीजन अपीयर होता है अराउंड द सन, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कॉइन जो ऊपर की टाइप दिखता है, फिश जो अपलिफ्टेड दिखती है, रॉड जो है, रॉड आप कभी ऐसे करके एक रॉड डालना, कोई ऐसी छोटी सी कोई कुछ भी डालना, तो आपको वो हल्की सी ना बेंड होती हुई दिखती है लास्ट, मतलब आगे की साइड, नीचे की साइड, तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो मतलब क्राइटेरिया होते हैं। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो क्राइटेरिया होते हैं, जो रे है वो आपकी हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम में होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब देखिए, जैसे एक रे है, इंसिडेंट हो रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल होता है, ये इससे अवे हो रही है तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। फिर ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो रे है वो वापस आ जाती है, तो इसको जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से, तो ये रे जो है वापस आ गई, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं गई। जैसे ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज देखते हैं, सबसे ज्यादा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि आपके जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें लाइट जाती है, तो क्या होता है उसमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा बड़ा रहता है, तो लाइट जो है अंदर की साइड ही ट्रेवल करती रहती है, अंदर की साइड ही ट्रेवल करती रहती है। तो ये जो कंसेप्ट होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होता है। तो आप देखो ये आ गया है। इंसिडेंट क्या होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, जो आप डायमंड होता है उसमें ओवर ब्राइटनेस देखते हैं, तो इसकी वजह से होता है क्योंकि डायमंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमेशा बड़ा होगा, तो जो रे है वो हमेशा अंदर ही रहेगी और अंदर ही उसके अंदर ट्रेवल करती रहेगी, तो इसलिए जो डायमंड है वो ओवर ब्राइट लगता है। क्योंकि जो क्रिटिकल एंगल है वो डायमंड का वो बहुत ज़्यादा लो होता है, 24 डिग्री होता है, तो इसकी वजह से जो इंसिडेंस एंगल है वो हमेशा बड़ा ही बनता है और रे हमेशा अंदर घूमती रहती है। ऑप्टिकल इल्यूजन में जो है उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। अब मिराज जो है वो आपने देखा होगा, जैसे डेजर्ट में देखते हैं, तो डेजर्ट में क्या देखते हैं, एयर जो है हमारी रेयरेस्ट होती है एट द ग्राउंड लेवल, और उसके ऊपर जो है ग्राउंड लेवल पे हमारी एयर जो है वो रेयरेस्ट होती है, और उसके ऊपर जो है हमारी एयर जो है वो डेंसर होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट रे है वो डाउनवर्ड की साइड जो है डाइवर्ज करती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ है वो इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा लटका हुआ है डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ मतलब रेयर टू डेंसर जाता है, तो जो
लाइट है वो डाइवर्ज करती है, तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। तो ये आ सकता है जो मिराज है वो किसका कंसेप्ट है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। दूसरी चीज होगी जो क्रैक पार्ट होता है ग्लास का वो ब्राइटर अपीयर होता है। ऑप्टिकल फाइबर में तो मैंने बता ही दिया आपको कि TIR का यूज होता है, तो थ्रू कर्व्ड ऑप्टिकल पाथ, तो ये लाइटें गई, एयर गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये ग्लास के अंदर ही जो है लाइट ट्रेवल कर रही है, तो ऑप्टिकल फाइबर में इसका यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब ऑप्टिकल फाइबर का क्या क्या यूज है। ऑप्टिकल फाइबर आजकल इतना मतलब अब तो बहुत मतलब पहले नहीं होता था, ऑप्टिकल फाइबर हर जगह जो केबल्स हैं वो ऑप्टिकल फाइबर्स में स्विच हो रही हैं। तो क्या यूज है, सिग्नल ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होते, इलेक्ट्रिक सिग्नल के लिए काम आता है बाय ट्रांसफॉर्मिंग इनटू लाइट सिग्नल। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जैसे ऑप्टिकल फाइबर होता है, जैसे आपकी एंडोस्कोपी होती है, कुछ होता है, तो उसके लिए भी जो आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, तो लेज़र लाइट रेज आपको सेंड करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है। टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जो भी आपके ओल्ड कॉपर जो केबल्स थे वो अब रिप्लेस हो गए हैं ऑप्टिकल फाइबर से। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है। कोई भी अगर एक वाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो रही है एंड बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं तो बेस टुवर्ड्स द प्रिज्म, और ये जो है डिफरेंट कलर्स में जो है वो स्प्रेड होती है, स्प्लिट होती है। तो डिफरेंट कलर्स कौन से हो गए, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो कोई भी जो लाइट है, वाइट लाइट है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, वो अगर एक प्रिज्म से पास हो रही है, पहले क्या होते हैं वो उसके बेस की तरफ बेंड होती है और ये जो है विबग्योर में स्प्लिट होती है। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट जो है डिफरेंट कलर्स में, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। अब देखिए जो वॉयलेट रे है वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है। आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट है, यहाँ लाइट है, रेड तो यहाँ आ गई, और वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है। तो वॉयलेट रेड जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है और रेड कलर जो है सबसे ज्यादा लीस्ट डेविएट होता है, तभी इसको जो है अब ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। अब जब से कम डेविएट हो रहा है तो इसकी वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। लो जी, आ गया वेवलेंथ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, स्पीड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग के और एनर्जी के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि स्पीड ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ द लाइट कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो वॉयलेट है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वॉयलेट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो सबसे कम वेवलेंथ होगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी तो मतलब कम दूरी जो है वो लाइट तय करेगी। मतलब आप ज्यादा दूर से अगर आप हैं तो आप वॉयलेट कलर को नहीं देख पाएंगे, उसकी लाइट को नहीं देख पाएंगे। तो लीस्ट वेवलेंथ होती है, लीस्ट स्पीड होती है, देखो लीस्ट स्पीड होती है। स्कैटरिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा फैलाव होगा तो ज्यादा रेंज आपकी जो लाइट है वो नहीं कर पाएगी, और एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। अब रेड लाइट को जो है हम क्यों यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट RI होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, स्कैटरिंग कम होगी, कम फैलेगा, इसलिए ही हम इसको यूज करते हैं, और एनर्जी भी कम होगी, लेस एनर्जी होगी। तो ये इसलिए हम रेड कलर जो है यूज्ड एक सेकेंड
ओके, पेन हैंग हो गया था, अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा ना। तो मैं यहाँ वेव ट्रैफिक सिग्नल लिखने जा रही थी, लेकिन ये लिखने नहीं दे रहा है, पता नहीं हैंग क्यों हो गया ये। आई थिंक इसकी निब में कुछ दिक्कत आ गई है। चलो चला तो, चलिए जवाब दे दिया इसने। ओके, ओके, चलो एक ही स्लाइड बची है, कुछ बता नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रेनबो। तो रेनबो क्या है? रेनबो एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है तीनों एक साथ काम करते हैं, उसको रेनबो कहते हैं। जो आपका टीवी, कलर टीवी होता है, वो तीन प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो आपका कलर टीवी जो है उन तीन प्राइमरी कलर को यूज करता है। तो आपका जो हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू, तो प्राइमरी कलर होता है तीन कलर को। तो आपके जो तीन प्राइमरी कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो आप कभी आप जो है अपने घर का अगर आप पेंट बनवाने गए हों या कुछ होता हो गए हों, तो एशियन पेंट का या फिर किसी का भी पेंट बनवाने गए हो, तो उनके पास एक मशीन होती है। तो मशीन होती है, तो आपसे वो पूछा जाता है ना कि आपको कौन सा कलर बनवाना है, तो उसके नीचे एक कोड लिखा होता है कुछ। अच्छा, तो ये अपने आप लिखेंगे अब तो, ठीक है, ठीक हो गया है मुझे लगता है। तो एक कोड लिखा रहता है, दो नजर लग गई फिर से। तो एक कोड लिखा रहता है, जैसे 213 ऐसे करके कुछ एक कोड लिखा रहता है। तो पेंट जब आप बनवाने जाएंगे तो वो कोड यही लिखा रहता है कि 2 मतलब 2 ड्रॉप्स या 2 ml या जो भी उनका अपना एक पैरामीटर्स रहता हो कि 2 ड्रॉप्स ऑफ वो रेड, फिर ग्रीन एंड ब्लू। तो इस तरह से आपका इस तरह से आपका रहता है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू जो है आप अगर देखेंगे कभी अगर आप पेंट कराने जाते हैं या फिर कुछ हो, तो उनकी मशीन में जो है वो इस टाइप से आपके कलर कोड डालते हैं। तो वो कोड जो है उसकी ही सब मतलब कलर उसी कोड को डालेंगे, तो जितना जितना रखेंगे तो उस हिसाब से आपका जो है वो कलर निकल के आता है। तो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, तो नहीं दिया हो तो अगली बार कभी पेंट वेंट कराने जाएं या बनवाने जाएं तो आप उसको देखना। फिर कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज का कलर। अब ये ब्लू आपको क्यों दिख रहा है? ये ब्लू आपको इसलिए ब्लू दिख रहा है क्योंकि इसमें जो है ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी सारे जितने कलर हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जा रहे हैं। तो जो भी आपको रिफ्लेक्टेड कलर है, रिफ्लेक्टेड कलर जो होता है वो आपको कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, और उसमें जो है बाकी सारे कलर जो है एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो सारे कलर एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, सिर्फ ये आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये आपका रिफ्लेक्टेड कलर है। तो ये जो है हमने पढ़ लिया है, और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आपका 6th सेशन में। बाकी सारी चीज़ें और इसको हम फिनिश कर देंगे, फिजिक्स कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, बायो पढ़ लेंगे, हम सब फिनिश कर देंगे। तो आप इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो बाकी ये टेलीग्राम चैनल है ACPPSC, यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ आपको फ्री डेली क्विज मिलता है। और बाकी आप ये लेक्चर देखिए, और कोशिश करेंगे हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है साइंस के उसको भी कवर करने की कोशिश करें, ऑल स्टेट PCS के, ऑल स्टेट PCS के, UPPSC एंड BPSC। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है साइंस के कवर करने चाहिए या नहीं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने चाहिए या नहीं, UPPSC के, BPSC के और जितने भी स्टेट PCS हैं, MPPSC के, इनके कवर करने हैं चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाकी तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, सारा हम इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।